सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको बताया था, इंट्रोड्यूस कराया था कि किस तरीके से हम लोग क्लास लेने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग पीडीएफ वगैरह आपको देने वाले हैं। तो पहली बात ये कि आज की जो क्लास है ना, वो यूट्यूब की तीसरी क्लास है और जो चैप्टर होगा वो सेकंड चैप्टर होगा, विविधता एवं भेदभाव। इससे पहले आप टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी क्लास हम लेंगे और जो भी क्लास हम लोग डालेंगे वो क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। आप क्लास आप देख सकते हैं। आप क्लास आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी विविधता के बारे में। जो आज का जो टॉपिक होगा विविधता एवं भेदभाव होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले विविधता और भेदभाव के बारे में, ठीक है। तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि एक तो हमने जो पीडीएफ बनाया ना, जो आपका जो विविधता के ऊपर जो पीडीएफ बनाया उसमें कुछ क्वेश्चंस डाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। आप ये ना समझें कि जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चाहे वो 6th क्लास की बुक हो या 12th क्लास की बुक हो, इंपॉर्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक का जो भी हम पढ़ाने वाले हैं आपको और जो भी हम बताने वाले हैं, तो जो इम्पोर्टेंस है उसकी ना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम क्लास लेने वाले हैं और जो भी आपको पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीज़ें ना हम पीडीएफ के थ्रू आपको टेलीग्राम पे देंगे, ठीक है। @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम लोग जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर हुआ था वो फर्स्ट चैप्टर का जो पीडीएफ होगा आज हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। तो आप जाकर यहाँ विजिट जरूर करें और वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। चाहे आप सॉफ्ट कॉपी रखें या हार्ड कॉपी, उससे बेनिफिट ये होगा, आप चाहें तो फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवा के आप रख सकते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको रिवाइज कर सकते हैं और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपके लिए सहयोगी होंगी, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है शुरू करते हैं, विविधता एवं भेदभाव। जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं कि भाई जो विविधता क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया कि विविधता क्या है। तो विविधता है कि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। उनकी भाषाएं अलग हैं, ठीक है। उनके रहन सहन उनका अलग है, उनका खान पान अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये विविधता का एक रूप हो गया, ठीक है। विविधता का एक रूप हो गया। आप जानते हैं कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड विश्व में कम से कम 8 धर्मों के लोग हैं, ठीक है। 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जो ये 8 धर्म है ना, ये 8 धर्म हमारे जो भारत है, वो भारत में इन 8 धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। 8 धर्मों के अनुयायी हैं, ठीक है। तो आप ये मत देखो कि पूरे वर्ल्ड में 8 जो है धर्म है और इन धर्मों को मानने वाले, हमारे भारत में ही कम से कम जो 8 धर्म है ना, इन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। हमारे भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा 1600 भाषाओं के अलावा 100 किस्म के नृत्य हैं, ठीक है। कितने किस्म के हैं? 100 किस्म के नृत्य हैं, ठीक है। तो 1600 भाषाएं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था विविधता वाले में, कि हर एक 10 किलोमीटर के बाद, 12 किलोमीटर के बाद भाषाओं में अंतर आ जाता है, ठीक है। भाषाओं में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उनमें कम से कम 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, 1600 भाषाएं। तो उसी हिसाब से हर 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर भाषा में परिवर्तन आ जाता है। आपको पता है कि तमिलनाडु में जो है केरला में या तमिलनाडु में रहने वाले लोग का पहनावा कैसा है। आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, जो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि नॉर्थ इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं उनका पहनावा कैसा है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आज की बात नहीं है, ठीक है। ये आज की बात नहीं है कि कुछ समय में ये जो है विविधता देखने को मिली है। ये काफ़ी पुराना मतलब आप कह सकते हो काफ़ी पुराने समय से चलता चला आ रहा है, ठीक है। पुराने समय से ही चलता चला आ रहा है ये जो जो विविधता है। तो जैसे मैंने आपको वास्को डी गामा का एक एग्जांपल दिया था कि वास्को डी गामा 1498 में भारत में आए थे, ठीक है। 1498 में भारत में आए और
अपने साथ वहां से कितनी सारी चीजें लेकर आए होंगे, है ना। उनका जो वो पुर्तगाली थे, तो भाई वो केरल के कोची, केरल के जो कालीकट जो तट है वो कालीकट पे पहुंचे, और कालीकट पे पहुंचने के बाद वो आए किस लिए थे, वो व्यापार करने के लिए आए थे। तो जब एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ नई चीज जरूर लेके जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर लेके जाएगा, और वो जो चीजें होंगी वो वहाँ वहाँ के कल्चर से भिन्न चीजें होती हैं भाई। थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ना, लेकिन अगर वो पुर्तगाली और इंडिया में आए हैं तो काफी अंतर होगा वहाँ पे, है ना। तो अगर वो आए हैं तो अपने साथ कई लोगों को भी लाए होंगे, ठीक है, अकेले तो आए नहीं होंगे व्यापार करने के लिए। खास बात क्या थी कि वो अपने साथ आए, वो आए और अपने साथ कई लोगों को लेके आए, ठीक है। उनका पहनावा, उसका उनका उनकी भाषा, खान पान, उनका रहन सहन सब कुछ अलग था। यहाँ तक कि रंग रूप में भी फर्क है, ठीक है। वो सारी चीजें थी। तो वो विविधता जो है, विविधता का ही एक रूप हो गया, ठीक है। वो इन सब चीजों में परिवर्तन, उनका धर्म अलग है ना, वो परिवर्तन, ठीक है। इससे पहले जो 200 सालों तक, 200 सवा 200 सालों तक, भारत के आजाद होने से पहले 200 सवा 200 सालों तक अंग्रेजों ने जो राज किया भारत के ऊपर, तो वहां से भी काफी चीजें सीखने को मिली, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है वो, हालांकि यहाँ से काफी कुछ भारत से कुछ व्यापार करने के तो नियत से आए थे, लेकिन उन्होंने आके भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। उन्होंने मुगलों को अपने मतलब अपने धीरे धीरे अपने अपने कब्जे में लिया और अपने इशारों पे न जाना शुरू कर दिया। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कहाँ तक वो जो चीजें थी ना, वो कहाँ तक जो है ठीक थी और कहाँ तक गलत थी, ठीक है। तो वहां से भी मतलब वो क्या करते थे कि वो काफी मतलब वो जो था वो काफी भेदभाव था उनके समय में, काफी भेदभाव होता था समाज के अंदर, काफी चीजें व्याप्त थी, ठीक है। लोगों ने पूर्वानुमान बना रखा था, ठीक है। लोगों ने पूर्वानुमान बना रखा था। उनकी सोच ऐसी हो गई थी कि पहले से ही किसी के बारे में मतलब वो पहले से ही अपनी एक सोच बना लेना, पूर्वानुमान मतलब लगा लेना कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ये इंसान गलत है तो गलत ही है। जरूरी नहीं कि वो इंसान गलत है, लेकिन लोगों ने ऐसी सोच बना ली अपनी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम कि वो पूर्वानुमान, उन्होंने पहले पूर्वानुमान लगा लिया, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई अंग्रेजी जो है, इंग्लिश इंग्लिश है, अच्छी है, ठीक है। तो इंग्लिश अच्छी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई बांग्ला खराब है ना। ये तो मतलब नहीं हुआ कि हाँ भाई हिंदी खराब है, ठीक है। इंग्लिश अच्छी है तो भाई हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है, अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं हिंदी को प्रेफर करूंगा, भाई मैं हिंदी को अच्छी मानूंगा। वो इंग्लिश बोलता है भाई, वो इंग्लिश को अच्छी बताएगा और कहेगा कि भाई आपकी जो हिंदी है वो हिंदी खराब है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, ये तो पूर्वानुमान बना लिया, एक तरीके से सोच बना ली ऐसी कि हाँ भाई ये मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं अच्छा हूँ और मेरी जो भाषा है वो अच्छी है, वो हिंदी बोलता है तो उसकी हिंदी भाषा खराब है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो भाई तुम्हारी जो इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश तुम्हारी जगह अच्छी है, भाई हिंदी में बोलता हिंदी। तो इस तरीके से भारत के अंदर 1600 भाषाएं हैं, ठीक है, 1600 भाषाएं हैं। और आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रूढ़िवादी के बारे में, ठीक है। रूढ़िवादी सोच के बारे में, ये हो गया पूर्वानुमान। अब हम बात कर लेते हैं रूढ़िवाद के बारे में। रूढ़िवाद क्या है, ठीक है। रूढ़िवाद जो है वो एक तरीके की ये भी एक तरीके की सोच है, और ये एक पुरानी सोच है, ठीक है। ये समाज में बहुत समय से व्याप्त है रूढ़िवाद, ठीक है। रूढ़िवाद का मतलब है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लड़का और एक लड़की का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लड़कियों के बारे में लोगों की क्या सोच होती है कि लड़कियां जो होती हैं जो है वो कमज़ोर किस्म की होती हैं, है ना। वो जो फिजिकली होती हैं कमज़ोर होती हैं, वो घरेलू कामों के लिए ज़्यादा ठीक हैं, वो बाहर आ जा नहीं सकती ज़्यादा, वो काम करते हुए जल्दी थक जाती हैं, वो चूल्हा चौका के लिए ही लड़कियां बनी हुई हैं। उनको शादी करनी है, शादी करके अपने दूसरे घर चले जाना है। उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। ज़्यादा प्रेफर किसको किया जाता है, लड़कों को किया जाता है ना। वो भावुक किस्म की होती हैं, शर्मीली किस्म की होती हैं लड़कियां, है ना। इस तरीके से लड़कों के बारे में लोगों के क्या विचार है, वो उन्होंने क्या अपनी रूढ़िवादी सोच बना रखी है, भाई लड़के हंसपुस होते हैं, लड़के मेहनती होते हैं, लड़के भाग दौड़ वाले काम कर सकते हैं, लड़के रोते नहीं है लड़कियों की तरह, वो इमोशनल नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके की सोच बना रखी है, जबकि ऐसा नहीं है। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि लड़की हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लड़की मेट्रो नहीं चला सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़की फौज में काम नहीं करती है, लड़की आर्मी में नहीं जा सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आजकल लड़कियां भी पूरे लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो सोच है ना, ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये समाज में पूरी तरीके से व्याप्त थी, और थोड़ा बहुत तो अभी भी है। आप चले जाएं अगर कुछ ऐसे इलाकों में जो इलाके थोड़ा पूरी तरीके से अभी साक्षर नहीं हो पाए हैं, थोड़ा सा पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पे भी अभी भी सोच ऐसी बनी हुई है। लेकिन ज्यादातर जो शहरी इलाके हैं और जो
टाउन एरिया में आते हैं ना, वो जो इलाके हैं वो काफ़ी, उन लोगों की सोच है काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है। वो लोग लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा देते हैं, वो ये भी देखते हैं कि जो लड़के कर सकते हैं लड़कियां भी वही कर सकती हैं, ठीक है। अब तो पहले क्या होता था कि भाई अगर लड़का कोई रोता है तो कहते हैं अरे तुम लड़की हो क्या जो तुम रो रहे हो, ठीक है, तुम लड़के हो, तुम्हें मजबूत रहना चाहिए। बेचारे को रोना भी आए तो वो रो नहीं सकता, उसको दर्द भी होगा तो वो रो नहीं पाएगा, यार रोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, है ना। वो खुद ही सोचने लग जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया रूढ़िवादी के बारे में। अच्छा, एक पूर्वा जो ग्रह है, एक पूर्वानुमान है, पूर्वा जो ग्रह है, पूर्वाग्रह, इसको हम क्या पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह एक, अब बात करते हैं कि ग्रामीण लोगों के बारे में और शहरी लोगों के बारे में। तो एक इसका एग्जांपल है कि आधे से ज़्यादा जो भारतीय है वो गांव में रहते हैं, ठीक है। आधे से ज़्यादा आप लगा सकते हो 65% जो लोग हैं लगभग वो गांव में रहते हैं, ठीक है। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का जो है वो इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, वो पुराने तरीके से ही अपनी खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। वो गाँव में जो है ना 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, 12 से 14 घंटे तक जो है काम करते हैं। और 4-5 लोग अगर एक घर के हैं तो एक एक घर में ही जो है वो एक ही खेत में 4-5 लोग पूरे साल जो है लगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा मैक्सिमम जो जगहों पे जो खेती होती है वो साल में 2 या 3 बार खेती होती है। जैसे कि एक बार हमने धान उगाया, ठीक है, फिर एक बार हमने गेहूं उगाया। उस बीच में ये हम ज्योग्राफी में बात करेंगे कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की जो फसलें होती हैं वो किस किस समय में उगाई जाती हैं और किस किस समय में जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो धान की जो खेती होती है वो धान की खेती बरसात के समय में होती है, और जो जो अपनी जो गेहूं की जो फसल होती है वो सर्दी के टाइम में होती है, और जो खरीफ होती है वो जो जायद की जो फसल होती है, जो जायद की फसल होती है वो गर्मी के समय में होती है, जैसे ककड़ी, खरबूज और ये तरबूज वगैरह जो होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बाकी समय में लोग क्या करते होंगे, बाकी समय में तो उनके पास कोई काम नहीं रहता होगा ना, तो वो क्या करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब शहरों की तरफ जो है, शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ स्थानांतरण कर रहे हैं, और ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि भाई हम गाँव से निकलकर शहरों की ओर चले जाएं। अच्छा, शहरी लोगों के बारे में लोगों के पूर्वानुमान क्या होते हैं, पूर्वाग्रह क्या होते हैं। तो शहरी लोगों के बारे में जो है लोग ये सोचते हैं कि भाई तो शहरों के जो जीवन होता है बड़ा आसान होता है, लोग बिगड़े हुए होते हैं और आलसी होते हैं, उनको ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है, वो किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, है ना। परिवार के लोगों के साथ भी वो लोग जो है बहुत कम समय बिताते हैं, ठीक है। शहरी लोग जो होते हैं केवल पैसों की चिंता करते हैं, वो आम लोगों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, दूसरे लोगों के लिए टाइम नहीं होता है, ठीक है। शहरों में रहना जो है ना काफ़ी महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो किराए और खाने पीने पर जो है खर्चा हो जाता है। शहरों के लोग के बारे में ये सोचते हैं, ठीक है। एक तो एक पूर्वाग्रह बन गया, ठीक है, एक पूर्वाग्रह बना दिया और उसी के ढर्रे पे जो है ना वो लोग चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में, ठीक है। अब रूढ़िवादी जो है धारणाएं जो हमने अभी बात की कि एक लड़का और एक लड़की के जो है बारे में बात की हमने। अब तो रूढ़िवादी जो होती है, रूढ़िवादी धारणाएं होती कैसे, क्या है रूढ़िवादी धारणाओं का क्या मतलब है, ठीक है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, जब लोगों को हम एक ही छवि में बांध देते हैं उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने किसी देश के बारे में बात की, तो हमने उस देश के बारे में बात करते हुए हमने एक क्या धारणा बना दी कि उस देश के लोग कंजूस होते हैं, अपराधी होते हैं, ठीक है, और बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी लोग ऐसे नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर देश, एक किसी पर्टिकुलर देश में आप जाएं तो उस पर्टिकुलर देश का जो मतलब होगा कि उस पर्टिकुलर देश के जो एक खास जो एक तबका होगा, एक खास एक ग्रुप के जो लोग होंगे ना वही ऐसा काम करते हैं, सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हमने एक रूढ़िवादी धारणा बना दी, ठीक है। जैसा लड़की और लड़का और लड़की के बारे में बना दिया कि जो है लड़की जो है वो घर का ही काम करेगी, वो बाहर का काम नहीं कर सकती, लड़की एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना गलत होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आज का जो समय है ना वो
हर समाज में हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, ठीक है, हर समाज में हर किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि भेदभाव और असमानता के बारे में, ठीक है। भेदभाव, जैसा कि हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों का जो समय था, अंग्रेजों के टाइम पे हम लोग क्या देखते थे कि अभी तो मान लो कि आप 76 साल हो गए लगभग देश को आज़ाद हुए 1947 के बाद से। तो कहने का मतलब यह है कि जो वो पहले का जो समय था ना, उस समय में भेदभाव काफ़ी व्याप्त था। अभी तो काफ़ी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी जो पिछड़े इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो अभी भी भेदभाव है। तो एक हम बात करते हैं दलित वर्ग। दलित वर्ग का क्या मतलब है? दलित वर्ग को समाज में अछूत समझा जाता है, ठीक है। दलित वर्ग को समाज में अछूत समझा जाता था। दलित वर्ग का मतलब है दबाया गया, यानी कुचला गया, ठीक है। और आज की डेट में जो इनको अनुसूचित जाति में जो है SC वर्ग में इनको सम्मिलित किया गया है। तो इनका लोगों की क्या सोच होती थी कि भाई ये दलित वर्ग का है, ये एक हैंडपंप से, एक गांव में अगर एक हैंडपंप होगा तो उस हैंडपंप से पानी नहीं पी सकते, इनको गांव के बाहर रखा जाता था। ये जो क्या करते थे कि अगर किसी को पता चल गया कि हाँ भाई अगर गांव में घुसे हैं तो इनके ऊपर जो है जुर्माना लगा दिया जाता था, ठीक है। इनको मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, जो उन्होंने अपनी पुस्तक में जो उसका वर्णन किया है, उस स्टोरी का, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि वो एक कुएं से या हैंडपंप से पानी नहीं भर सकते थे, उनको गांव से बाहर रखा जाता था। जो उनके परिवार में जो जैसे उनके पिता या माता या कोई ऐसे जो काम करते थे उनको भी वही काम करना पड़ता था। अगर कोई चमड़े का काम करता, लोहे का काम करता तो उनको लोहे का काम करना पड़ता था, चमड़े का काम करता तो उनको चमड़े का काम करना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है ना भेदभाव जो है व्याप्त था। ऐसे ऐसे मतलब जो प्रथाएं थी इस तरीके से जो चलती थी। अच्छा, असमानता का क्या मतलब है? असमानता जो होती है, असमानता का मतलब यह है कि मान लीजिए एक गरीब एक अमीर, ठीक है। गरीबी और अमीरी जो है ना वो एक असमानता का रूप है, ठीक है। वो विविधता का रूप नहीं है, वो एक असमानता का रूप है, ठीक है। और असमानता का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? असमानता का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं किसी एक धर्म को मानता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ या XYZ किसी भी धर्म का हूँ, ठीक है। तो मैं जो है अपने धर्म को ऊपर दिखाना चाहता हूँ दूसरे धर्म के बजाय। अगर कोई सिख है या मुस्लिम है या कोई क्रिश्चियन है या ईसाई है, तो मैं अपने धर्म को जो ऊपर मानते हुए उनके धर्म को नीचा दिखाता हूँ। तो वो विविधता नहीं है, वो असमानता में की श्रेणी में गिना जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। 1901 में BR अम्बेडकर ने एक कह सकते हो कि एक खुद से वो चीज़ जो है महसूस की, किस तरीके से हमारे समाज में भेदभाव व्याप्त है। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने पिताजी से मिलने के लिए गए थे अपने भाई बंधु के साथ, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? वहां पे उन्होंने देखा कि जब वो स्टेशन पे उतरे तो इन्होंने एक सूट बूट अच्छे से अच्छे कपड़े पहने हुए थे, इनके भाई ने भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। और जब काफ़ी देर तक खड़े रहने के बावजूद भी इनको कोई लेने के लिए नहीं आया, इनके पिताजी या इनके जो पिताजी के जो नौकर थे वो भी नहीं आए लेने के लिए। तो इनको ये लगा कि अब तो बहुत देर हो रही है, तो हमें खुद चलना चाहिए वहाँ पे। इतने में क्या हुआ कि जो स्टेशन मास्टर थे ना, वो स्टेशन मास्टर आए इनके पास। इनकी उम्र उस टाइम 9 साल की थी, ठीक है। 9 साल की थी, 1901 की बात है, 9 साल की इनकी उम्र थी। तो उस समय इन्होंने किस तरीके से भेदभाव को महसूस किया, वो चीज़ है। तो स्टेशन मास्टर इनके पास आते हैं, इनसे पूछते हैं कि हाँ भाई आप लोग बहुत देर से खड़े हो, आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने बताया जी हम ऐसे ऐसे मतलब महाराष्ट्र में अपने जो है पूरे गांव जाना है, और वो ऐसे ऐसे उनसे अपने पिताजी से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो इन्होंने बोला, स्टेशन मास्टर ने पूछ लिया कि हाँ आप कौन हो, ठीक है, आप कौन हो? तो इनके मुंह से अचानक निकल गया कि हम महार हैं, ठीक है, हम महार हैं, महार जाति के। तो स्टेशन मास्टर जो है इनको देखा ऊपर से नीचे तक कि आई अच्छे सूट बूट में और इस तरीके से जाती, फिर वो एकदम से मुड़ा और वो अपने कैबिन में चला गया। आधे घंटे के बाद लगभग उस स्टेशन पर सबको पता चल चुका था कि जो ये इंसान जो ये खड़े हैं ये महार जाति के हैं, ठीक है। तो कोई भी बैलगाड़ी जो मतलब उस समय बैलगाड़ी चलती थी, 1901 की बात है, तो बैलगाड़ी चलती थी, कोई बैलगाड़ी लाने के लिए साथ में तैयार नहीं हुआ, कोई इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आधे घंटे के बाद फिर स्टेशन मास्टर इनके पास आते हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की कि भाई जो है कोई बैलगाड़ी वाला चला जाए, और शाम का टाइम था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो इनको ये चिंता थी कि भाई हम जल्दी से जल्दी जो है अपने मतलब घर पे पहुंच जाए। तो इस तरीके से BR अम्बेडकर ने ये सारी चीज़ें अपनी पुस्तक में लिखी है। उस पुस्तक का जो है नाम मैं
जो इसका जो पीडीएफ जो बनाया जाएगा ना, उस पुस्तक में उसका नाम मेंशन कर दिया जाए, किस पुस्तक में जो है इन्होंने इस तरीके से जो अपनी जो स्टोरी है वो बताई है। तो कहने का मतलब है कि किस तरीके से समाज के अंदर भेदभाव व्याप्त था और किस तरीके से लोगों ने मतलब वो सब चीज़ें महसूस की हैं, ये सब इन्होंने जो है। और एक खास बात ये है कि जो बी आर अम्बेडकर हैं, इन्होंने बाद में जाके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, धर्म परिवर्तन कर दिया और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करेंगे समानता के लिए संघर्ष के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में हमारा जो समाज था वो काफ़ी मतलब पिछड़ा हुआ समाज था। ठीक है, इस पे काफ़ी ध्यान नहीं दिया जाता था अंग्रेजों के समय में। हालांकि वो लोग आए थे व्यापार करने के लिए, उन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया, तो उनको लोगों से क्या, लोगों को तो वो दबे कुचले और दमित वर्ग के समझते थे और उनको कोई लेना देना नहीं, तो उनको तो पैसे कमाने से मतलब थे ना। लेकिन उस समय लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, समानता के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने संघर्ष किया, महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अधिकार मांगे, किसानों ने मिलकर संघर्ष किया। उसके अलावा जो दलित वर्ग के लोग थे, जिनको अछूत समझा जाता था, उन्होंने भी संघर्ष किया। सबने मिलजुल कर संघर्ष किया। आज़ादी में सभी लोगों ने सहयोग किया। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को लेकर महिलाओं ने जो है संघर्ष किया। ठीक है, लास्ट में जाकर जो है उनको, महिलाओं को जो है शिक्षा का अधिकार मिला। तो कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि जो ये सारी जो चीज़ें रही हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें रही हैं वो समाज में बहुत बहुत बुरी तरीके से व्याप्त रही हैं। और इनको दूर करने में बी आर अम्बेडकर ने, आपको पता है कि संविधान जो निर्माण हुआ, संविधान निर्माण में जिन जिन सदस्यों ने सहयोग दिया था, उसके बारे में हम लोग आगे पॉलिटी में जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने सदस्य थे, कब कब इसके अधिवेशन हुए, कब कब वो चीज़ें जो है आई, और कब कब जो है कब कब क्या क्या मतलब परिवर्तन हुए, कब कब क्या क्या चीज़ें उसमें जोड़ी गई। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, संविधान में लेखकों ने यह भी बात कहा है कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो समानता है ना, वो समानता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब समाज में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, सभी लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए, सभी लोगों को साथ साथ मतलब समान अधिकार होने चाहिए। सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, लिखने का अधिकार, किसी भी पूरे देश में कहीं भी आने जाने का पूरा अधिकार होना चाहिए, कहीं भी काम करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और सभी को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। हम इसके बारे में जो है ना बात करेंगे, समानता का जो अधिकार होगा ना, समानता के अधिकार में हम इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो विविधता एवं भेदभाव का टॉपिक था। और मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से समाज में विविधता और भेदभाव किस तरीके से मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में आपको दे दिया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हो ना वो आपको मिल जाएंगे। और कोशिश करें कि शेयर भी करें, ताकि जो लोगों को जिसको जानकारी नहीं है इस चैनल के बारे में, उसको भी जानकारी हो और वो भी इसका लाभ उठा सके। आपको हम पीडीएफ जो है ना प्रोवाइड करा देंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का, वो कल की डेट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन भी जुड़ जाएंगे, विविधता और भेदभाव के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना कि 6th क्लास की बुक है तो 6th क्लास की बुक से क्वेश्चन नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको केवीएस का एक एग्जाम्पल दिया था, अपने हमारा जो क्लास थी, फर्स्ट क्लास जो थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, उस इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको जो था केवीएस का एक एग्जांपल दिया था। तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि किस तरीके से 9th और 10th की जो बुक है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे टीजीटी के सिलेबस में। ठीक है, तो 9th और 12th के 85% क्वेश्चन, 85% आप कह सकते हो 90% क्वेश्चन वहां से पूछे गए। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th और 10th से जो है टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। सिलेबस में एज इट इज, जैसे का तैसा, मतलब जैसा सिलेबस में दिया हुआ है वैसे के वैसे क्वेश्चन उतार के क्वेश्चन पेपर में दे दिए गए थे। अब आप ये सोचिए कि जिसने जो क्वेश्चन जो बुक पढ़ी है 2 बार 3 बार 4 बार, जिसने वो बुक पढ़ी है वो तो क्वेश्चन कर देगा, जिसने नहीं पढ़ी उसका क्या? ठीक है, उसका क्या होगा?
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आगे जाके आपको जो परेशानी नहीं होगी। आप चाहे तो इसको फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं और हार्ड कॉपी भी इसकी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी आप निकलवा सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यूट्यूब के चैनल को। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज की जो क्लास है वो पसंद आई हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना इतने गर्मी के मौसम में आप अपना ध्यान रखेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी ना तो आपको पढ़ने का भी मन करेगा। ठीक है, तो सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अब स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। मैं गौरव आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।